हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। योगेश लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और हम बात करते हैं आज मुगल डायनेस्टी के बारे में। इससे पहले 5 शासकों के बारे में हमने पढ़ा है और सुल्तान वंश जितना भी हुआ है हमने निपटाने का प्रयास करा है। हमने पढ़ा है इससे पहले गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत के अंदर गुलाम वंश हमने अच्छी तरह से कवर करने का प्रयास करा है। इसके अलावा हमने खिलजी डायनेस्टी पूरा कवर किया है। उसके अलावा हमने तुगलक वंश जो है वो क्लियर करा है और उसके बाद सैयद वंश और लास्ट में हमारा लोधी वंश। तो दोस्तों लोधी वंश के बाद जो हमारा आगे का जो डायनेस्टी है वो किसकी आती है? मुगल डायनेस्टी। मुझे उम्मीद है आप सभी को इसका बेसब्री से इंतजार होगा, क्योंकि मुगल डायनेस्टी जो है वो छोटा मोटा इतिहास नहीं है, बल्कि 331 साल का इतिहास है। किस प्रकार से जो तुर्की शासक थे और तुर्की शासक आकर के हमारे ऊपर रूल किया उन्होंने, किस प्रकार से आपस में लोगों को भिड़वा करके बहुत सारे, जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शासन ही किया, बहुत सारा किसी ना किसी प्रकार से उन्होंने डेवलपमेंट भी दिखाया है। तो उसको जानने का प्रयास हम करेंगे और 1526 से लेकर के 1707 तक हम पहले पढ़ेंगे। और उसके बाद जो मॉडर्न हिस्ट्री में आता है हमारा 1707 से लेकर के 1857 तक, ये हम अलग से कवर करेंगे दोस्तों। इसके अलावा मुगल डायनेस्टी जो है वो इंपॉर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से तो बनती ही है, और यह भी जानना बड़ा जरूरी है कि किस प्रकार से जो बाहरी शासक थे वो अंदर के शासकों को, छोटे छोटे शासकों को हरा करके अपने आप जो है वो कायम यहां पर हुए थे। तो हम बात करते हैं बाबर के बारे में। बाबर दोस्तों 1526 से लेकर के 1530 तक भारत में इसने राज किया। और यह याद रखना है आपको, इससे पहले जो जितने भी जो मिडाइवल पूरी हिस्ट्री है हमारी, मध्यकालीन भारत है, उसमें जितने शासक आए वो सभी क्या कहलाए? सुल्तान। लेकिन बाबर के आने के बाद बाबर ने पहला वो शासक था जिसने बादशाह की उपाधि जो थी वो धारण करी थी दोस्तों। और कैसे कैसे धारण करी थी उससे पहले हम आपको बताते हैं। ध्यान रखना है आपको, बाबर का जो जन्म हुआ था वो 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। ये फरगना कहां पड़ता था दोस्तों? टर्की में। ये आपको याद रखना है। तो फरगना में इसका जन्म होता है। और इसके पिताजी का नाम कई बार पेपर में पूछा गया है, तो उमर शेख मिर्जा, जो कि एक तुर्की थे और ये तैमूर वंश के थे। ये आपको याद है, मैंने आपको पिछली वीडियो में इस बारे में बताया है कि ये जो बाबर है वो तैमूर वंश से बिलोंग करता है। पैटर्नल तरीके से देखा जाए, पिता के रिश्ते की तरफ से देखा जाए तो ये तैमूर वंश का है। और माता, इसकी माता का नाम है कुतलुग निगार बेग। कुतलुग निगार बेग जो कि मंगोल शासक चंगेज खां के वंशज है। उस प्रकार से देखा जाए तो इस बाबर के अंदर मंगोलों का और तैमूर यानी कि जो तुर्की शासक थे उनका क्या था? खून दौड़ रहा था। तो डेफिनेटली अगर 331 साल तक ये मुगल जो है हमारे ऊपर राज करके चले गए तो वो होना ही था। क्योंकि आप जानते हो, अगर किसी दो बड़े आक्रमणकारियों का नाम लिया जाए जो कि इतिहास में हुए हैं, तो एक तो तैमूर और एक चंगेज खां। तैमूर लंग और चंगेज खां, ये दोनों आपको इतिहास में दो ही नाम नजर आते हैं। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है दोस्तों। 11 साल की उम्र में यानी कि 1494 में उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो जाती है। और ऐसी स्थिति में गद्दी पर कौन बैठता है? तो गद्दी पर काबिज हो जाता है उस टाइम पर बाबर। तो 11 साल की उम्र में ये गद्दी संभाल लेता है दोस्तों। ये बात आपको याद रखनी है। और 1494 से लेकर के 1502 तक ये यहां पर रूल करता है। और रूल करता है क्या पर? मतलब ये यहां पर गद्दी पर बैठता है, गद्दी संभालता है। लेकिन उज्बेकों के आक्रमणों के कारण, लगातार उज्बेकों के आक्रमण हो, भाग खड़ा हुआ कहां से? ये आपका तुर्क से यानी कि टर्की से, वहां से उस टाइम पर ये फरगना से चला गया। और ये फिर से अपने दोबारा से कहां पर आ गया? 1494 से लेकर के 1502 तक ही रूल्ड इन समरकंद, टर्की में। और टर्की में ये समरकंद में वापस आया और वहां पर जाकर के इसने राज करना स्टार्ट किया 1494 से लेकर 1502 तक। लेकिन फिर वही उज्बेक के रहने वाले लोग थे, उज्बेकिस्तान के जो रहने वाले लोग थे यानी कि जो शासक थे वहां के, उसका नाम था सैबानी खां। अभी सैबानी क्या करता है? सैबानी खां इसके ऊपर फिर से आक्रमण करता है। समरकंद में भी इसको चैन से रहने नहीं देता है। तो ऐसी स्थिति में इनके बीच में एक युद्ध होता है 1502 में। किस किस के बीच में होता है? बाबर के बीच में और सैबानी खां के बीच में। और इस युद्ध को कहा गया है इतिहास में सरे पुल। तो सरे पुल का युद्ध किन किन दो व्यक्तियों के बीच में होता है? तो आपको याद रखना है, एक तो बाबर और सैबानी खां। क्योंकि बाबर उस टाइम पर इतना ज्यादा परिपक्व नहीं था, इसके पास तोपें, हथियार वगैरह, गोला बारूद इत्यादि नहीं था। और इसलिए जो सैबानी खां है वो इसको हरा देता है और ये यहां से भी भाग खड़ा होता है। अब आप देख सकते हो इसके पास ना तो फरगना बचा, इधर से ये फरगना भी गंवा चुका है, और इधर से अब ये समरकंद भी पूर्ण रूप से गंवा चुका होता है। पूरे पर उज्बेकिस्तान पर यानी कि जो टर्किस वाला जो इलाका था, तुर्की जो इलाका था टर्की वाला, अभी उधर दोबारा लौटकर नहीं जा सकता था। तो ऐसी स्थिति में ये अफगानिस्तान की साइड में क्या करता है? ये रुक करता है और वहां पर काबुल में और कंधार, इसके पास सुनहरा अवसर था ये, और सुनहरे अवसर का फायदा उठा करके ये
1504 में काबुल और कंधार को जीत लेता है। ठीक ठाक पैसा वैसा इसको यहां से मिलता है, बहुत कुछ लूटता है यहां पर। और लूटने के पश्चात आपको याद रखना है 1507 में ये फिर उस बादशाह की उपाधि को ले लेता है, इसको धारण कर लेता है। इससे पहले के जो शासक थे जो मैंने आपको बताए थे उन सभी ने सुल्तान की उपाधि ली थी और ये आपके बादशाह की उपाधि लेने वाला शासक बनता है और ऐलान करा देता है कि इसके बाद जितने भी बादशाह होंगे, मतलब जितने भी शासक होंगे वो सभी बादशाह की उपाधि ही धारण करेंगे, यानी कि बादशाह कहलाएंगे। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि बादशाह की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक, तो आप बताओ कि बाबर था। कहां से आया था? फरगना से आया था। फरगना क्या था? फरगना कहां पड़ता था? टर्की में पड़ता था। टर्की से यानी कि फरगना से इसको भगाया किसने था? उज्बेकियों ने। और फिर से इसने कहां पर जो इसका तैमूर जहां का शासक था, राजधानी जिसको तैमूर ने बनाया था समरकंद, वहां पर जाकर के ये क्या करता है? रहने लगता है। वहां पर जाकर के ये रूल करता है, लेकिन वहां भी इसको ज्यादा समय तक रहने नहीं दिया जाता और 1494 से 1502 तक ही यहां पर राज कर पाता है। और उसके बाद यहां पर सैबानी खान नाम का एक उज्बेकिस्तानी जो है वो इसके ऊपर हमला कर देता है और तोपों और गोला बारूदों से हमला करता है। तो दोस्तों ऐसे में ये यहां से भाग खड़ा होता है और कहां जाकर के लड़ता है? दोबारा अपनी सेना को लेकर के इकट्ठा करके लेके जाता है और काबुल और कंधार को जीत देता है। तो काबुल को और कंधार को कब जीता था इसने? 1504 में। 1507 में ये बादशाह की उपाधि ले लेता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों आपको एक बात और याद रखनी है, अब ये क्या करता है? तब तक थोड़ा बहुत फेमस ये हो चुका होता है, लेकिन पैसे की प्राप्ति के लिए, लूट मार के लिए ये क्या करता है? फर्स्ट अटैक करता है इंडिया में। तो इंडिया पर जो इसका फर्स्ट अटैक हुआ था वो कब हुआ था? इसका बाजौर के भैरागढ़ किले पर करता है। ये बाजौर के भैरागढ़ किले पर ये क्या करता है? पहला आक्रमण करता है, जो कि कब होता है? 1519 में। इसको सफल आक्रमण नहीं मान सकते हम, क्योंकि इसमें इसे ज्यादा पैसे की प्राप्ति नहीं हुई और केवल कुछ थोड़ा बहुत धन वगैरह लूट करके ये वापस चला जाता है। लेकिन उससे एक जो कहते हैं ना कि भाई इसको क्या मिल चुकी थी, एक प्रकार की ये फेमस हो चुका था, ये कह सकते हो आप। यहां से फेमस हो चुका था, लोगों को पता चल गया था कि कोई बाबर नाम का भी कोई शासक है जो कि खतरनाक है और युद्ध नीति में जो है वो निपुण है पूर्ण रूप से और तैमूर का वंशज है। तो ये बात लोगों तक तब तक पहुंच चुकी थी। और 1520 से लेकर के 1521 तक ये भारत में 3 आक्रमण करता है दोस्तों। 3 आक्रमण ये और 1 आक्रमण ये, टोटल मिलाकर के 4 आक्रमण ये भारत में 21 तक कर देता है। अब पूर्ण रूप से भारत में इसका जो था भय या फिर इसका जो एक प्रकार से रुतबा था वो बढ़ जाता है। लोगों को पता चलता है कि हाँ भाई बाबर जो है वो एक शक्तिशाली शासक है और ये कभी भी दोबारा क्या कर सकता है? हमला कर सकता है। पहली बार भारत में तोपों और गोला बारूद का अगर आक्रमण किसी ने किया तो वो कौन था? बाबर था। ये अपने साथ लेकर के आया था और इसने इन पहले इस पर जो भैरागढ़ किले था, बाजौर वाले जो बाजौर का जो भैरागढ़ का किला था उस पर इसने सबसे पहले अटैक करवाया था और ये तोपों और गोला बारूद का पहला आक्रमण था भारत के ऊपर। तो दोस्तों इतनी बात तो आपके समझ में आई होगी। इसके अलावा आपको बात यह याद रखनी है कि उस टाइम पर जब भारत में लोधी जो डायनेस्टी थी वो चल रही थी, लोधी वंश चल रहा था, उस टाइम पर पंजाब में सूबेदार कौन था? दौलत खान लोधी, ये आपको याद रखना है। और दिल्ली में कौन था? आलम खान लोधी। ये जो आलम खान लोधी है ये चाचा है किसका? ये आपका इब्राहिम लोधी का। अभी दौलत खान लोधी के पास पहली बार खबर पहुंचती है, क्योंकि इब्राहिम लोधी तो आगरा में है, उसके पास तो देर तक खबर पहुंचेगी, देर में पहुंचेगी। सबसे पहले किस पे पहुंचती है? क्योंकि सिंध वाले इलाके पर उस टाइम पर आक्रमण वगैरह हो रहे थे, तो आपको याद रखना है पंजाब और सिंध में। तो दौलत खान पर जो क्या है, ये दौलत खान को सबसे पहले जो है वो ये बात पहुंचती है। अब दौलत खान क्या करता है? तो ये न्योता भिजवाता है किसके पास? बाबर के पास। असल में इसी ने बुलाया था किसको? बाबर को। और ये बाबर को बोलता है कि भाई हमारे यहाँ छोटे छोटे आक्रमण करने से तुझे कोई खास बेनिफिट होने वाला नहीं है। अगर तू बड़ी जीत चाहता है, ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, ज्यादा मतलब ज्यादा लूट चाहता है, कुछ तेरे को ज्यादा यहां से कुछ चाहिए, तो तुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इब्राहिम लोधी को मारना पड़ेगा, क्योंकि सारा पैसा तो वो दबा कर बैठा हुआ है, वो यहां पर जो है वो रूल कर रहा है इस टाइम पर। तो ऐसी स्थिति में बाबर को यह बात पहुंच जाती है और बाबर को कहीं ना कहीं से आत्मविश्वास आता है कि कुछ लोग भारत में ऐसे हैं जो अपने राजा के खिलाफ हैं। और इसके साथ साथ एक बात और याद रखनी है, राणा सांगा जो था, राणा सांगा, ये राणा सांगा का पहले युद्ध हो चुका था इब्राहिम लोधी के साथ और वो भी उससे क्या था? उसका दुश्मन था। तो राणा सांगा भी क्या करता है? ये संदेश भिजवाता है किसके पास में? बाबर के पास में, कि भाई बाबर बात ऐसी है, अगर तेरे को सैनिक की जरूरत होगी, सैनिक शक्ति की आवश्यकता होगी, तो मैं भी युद्ध में तेरे साथ लड़ने के लिए तैयार रहूंगा और तुझे सिर्फ क्या करना है? यहां पर हमला करना है, उसके बाद हम मिलकर लड़ेंगे। किसके साथ में? इब्राहिम लोधी के साथ में। क्योंकि ये सोचता है कि भाई राणा सांगा सोचता है कि ये सिर्फ यहां पर क्या करने के लिए आएगा? लूटपाट करने के लिए आएगा और लूटमार करने के लिए चला जाएगा, जैसे कि तैमूर करता था। तैमूर ने भी तो यही किया था। लेकिन कहीं ना कहीं राणा सांगा को बाद में इस बात का पता चलता है कि इस बार जो है जो बाबर आ रहा है वो क्या करेगा? वो यहां पर सिर्फ लूटपाट करने के लिए नहीं आ रहा, बल्कि वो सत्ता को हथियाने के लिए आ रहा है, सत्ता पर स्थापित होने के लिए आ रहा है।
तो इसलिए वो युद्ध में आता ही नहीं है, राणा सांगा के साथ लड़ने के लिए आता नहीं है दोस्तों। अब होता क्या है, अब यहां पर तो आपको याद रखना है, जो कई बार ना युद्ध पूछा जाता है कि कौन सी युद्ध नीति का प्रयोग करा था बाबर ने पानीपत के युद्ध में, तो आपको याद रखना। अभी तुलगमा नीति क्या है, इस बारे में समझने का थोड़ा सा मैं प्रयास करूंगा आपको समझाने का। देखना जरा, असल में जब बाबर भारत में आया तो भारत में वो कहां पर आता है, वो आता है आपके पानीपत में। और पानीपत के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हैं, दुखी हैं, किससे, आपके इब्राहिम लोदी से। क्योंकि इब्राहिम लोदी वो शासक है जो कि जनता के बारे में विशेष ध्यान नहीं रखता, जनता को अच्छी तरह से सुख नहीं देता, जनता को हमेशा परेशान करके रखता है, किसी भी प्रकार से जनता को मायूस करने के लिए वो अवसर नहीं छोड़ता। उसके जो दरबारी हैं, उसके जो सूबेदार हैं, उसके जो सेनापति हैं, उसके दरबार के जितने मेंबर हैं वो सभी उससे परेशान हैं, इब्राहिम लोदी से। तो ऐसी स्थिति में ये जो बाबर है इस बात को जान जाता है और बाबर क्या करता है, पानीपत के लोगों से बातचीत करता है कि मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हारे राजा को यहां से हटाने के लिए आया हूं और आप लोगों को स्वतंत्रता दिलाना चाहता हूं। तो लोगों से उसने हेल्प मांगी, स्थानीय लोगों से, और उसने देखा कि वो जब आया तो ये जो आगरा है, आप जानते हो कहां पर, कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये जो आगरा है आपका, ये बसा हुआ है दोस्तों आपका यमुना नदी के किनारे। तो इसने क्या किया दोस्तों, पानीपत में आकर के, अब पानीपत भी जो बसा हुआ है ये भी आपका यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो एक तरफ से तो यमुना, एक तरफ से तो यमुना, और दूसरी तरफ से इसने क्या करवा दिया, इसने इस तरह से यहां पर घेराबंदी करवा दी। घेराबंदी कैसे, इसने यहां पर ना खाई खुदवा दी, बड़ी बड़ी खाई, जो खाई होती है, और उसको बंद करवा दिया, किसके थ्रू, खाई उसको ढकवा दिया, जो घास फूस है पत्ती वगैरह से इसको ढकवा देता है ये। अब ढकवाने के बाद, क्योंकि इसके पास टोटल सेना कितनी है, वो 12,000 है, जो आपका इब्राहिम लोदी है उसके पास टोटल सेना कितनी है, वो 1 लाख है। तो ऐसी स्थिति में ये सिर्फ ये चाहता है कि किसी भी प्रकार से, देखो तोपे को इस तरह से सजा देता है, ये तोपे सजाने का तरीका था इसका, ये तोपे यहां पर वो सजा देता है इस तरह से, और पीछे इसके सेना खड़ी हो जाती है, ये पीछे सेना है। और ये चाहता है सिर्फ कि जो इब्राहिम लोदी की सेना है वो सिर्फ और सिर्फ कहां से आक्रमण करे, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके फ्रंट से आक्रमण करे, साइडों से घेर ना सके, साइडों से घेर ना सके, और सिर्फ फ्रंट से आक्रमण करेगा तो तोप के द्वारा उसकी आधी जो सेना है वो तो मार दी जाएगी। दूसरी बात, जो इब्राहिम लोदी के पास हाथी हैं, अब वो अनट्रेंड है, क्योंकि भारत में उससे पहले यूज नहीं हुआ था किस चीज का, तोप नीति का, तो तोपें वगैरह पहले नहीं थी, तो इसलिए हाथी जो थे उसकी आवाज सुन करके क्या हो जाए, थोड़े से पागल हो जाए, और वो जो है अपनी ही सेना को मारना स्टार्ट कर दें। और कुछ ऐसा ही हुआ, जब फ्रंट से सामने से बाबर की टीम ने, बाबर की सेना ने हमला किया तोपों के साथ में, तो तोपों की आवाज सुन सुन के जो हाथी थे वो बहक गए, और उन्होंने जो है वो इधर उधर भगदड़ मच गई उससे, और उससे जो आधे सेना तो उन हाथियों ने ही अपने पैरों की तरह कुचल दी। इस प्रकार की नीति को दोस्तों क्या कहा गया है, तुलगमा नीति। तो ये बात मेरे ख्याल से आपके समझ में आई है, और अगर आपके समझ में आ रहा है सब कुछ, तो दोस्तों आपका जो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, वीडियो पर कमेंट करना, ये बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है। चलिए, तोप सजाने की ये जो विधि होती है, इस प्रकार से जो तोप को सजाया जाता है, 2 गाड़ियों के बीच में एक तोप खड़ी कर दी जाती है, बीच में स्थान छोड़ दिया जाता है, प्लेस छोड़ दिया जाता है। ये विधि उस्मानी विधि कहलाती है दोस्तों, या फिर इसको रूमी विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो रूमी विधि, उस्मानी विधि, दोनों ही क्वेश्चन बनेगा आपके पेपर में, देख लेना आप। क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन आएगा कि उस्मानी विधि का संबंध किस चीज से है, तो तोप सजाने की विधि का नाम है उस्मानी विधि और रूमी विधि। ये कौन लेकर के आया था भारत में, सबसे पहले बाबर लेकर के आया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बाबर के जो तोपची हैं, ये तोप चलाने के जो तोपची हैं उसके, वो कौन है, तो आपको याद रखना है, एक तो मुस्तफा खां और एक आपका उस्ताद अली। मुस्तफा खां और उस्ताद अली, ये दोनों का नाम आप याद रखेंगे। पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला कि मुस्तफा का संबंध, तो आप बताओगे मुस्तफा खां कौन है और ये उस्ताद अली कौन है, दोनों के दोनों तोपची किसके, बाबर के। अब होता है भाई आपका वो बहुत बड़ा युद्ध जिसने एक खलबली मचा दी थी पूरे भारत में उस टाइम पर, और ये हुआ था आपका 21 अप्रैल 1526 को। तो दोस्तों अब आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल अच्छी तरह से अपने आप को बिल्कुल सजो करके बैठना है, कहीं ऐसा ना हो कि जो तोप के गोले हैं वो आप तक भी पहुंच सके। बाबर के द्वारा जो तोप चलाई जाएगी अब वो कहीं भी जा सकते हैं, उससे जो निकलने वाले तोप के गोले हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब होता है आपका फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत यानी कि पानीपत की पहली लड़ाई, तो किस किस के बीच में हुई थी दोस्तों, ये हुई थी आपके बाबर के बीच में और साथ साथ इब्राहिम लोदी के। चलिए, उसके बाद होता यह है, जब ये इब्राहिम लोदी को यहां से मार देता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि
दिल्ली सल्तनत के उस सुल्तान का नाम बताइए जो युद्ध के दौरान मारा गया था। तो आपको याद रखना है इब्राहिम लोदी था, और इब्राहिम लोदी को मारने वाला कौन था? तो ये था आपका बाबर। इसके बाद दोस्तों अब ये पानीपत को जीत लेता है, और पानीपत को जीत करके यहां पर दोस्तों काबुली बाग, क्योंकि इसके पास पैसा वैसा काफी आ गया था इसको जीत करके पानीपत को, तो ये काबुली बाग और काबुली मस्जिद का निर्माण करवाता है। कहां पर है? पानीपत में करवाता है दोस्तों, काबुली बाग और काबुली मस्जिद का। इसके अलावा क्योंकि ये काबुल और कंधार जो कि इसने पहले जीते थे, तो काबुल में क्या करता है? सिक्के चलवाता है। किसके? सिल्वर के सिक्के, और उनका नाम देता है शाहरुख सिक्के। शाहरुख, पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि शाहरुख सिक्के चलवाने वाला शासक कौन रहा है, बादशाह कौन रहा है? तो आप बताओगे बाबर था। और इसने कलंदर में, जो आपका कंधार है, कंधार में इसने बाबरी सिक्के चलाए थे, और यहां से इसको एक क्या मिलती है? एक उपाधि मिलती है जिसका नाम है कलंदर की उपाधि। तो मैंने आपको बताया बादशाह की उपाधि और एक कलंदर की उपाधि। बादशाह की उपाधि कब ली थी इसने? जब इसने काबुल और कंधार को जीता था, तब इसने बादशाह की उपाधि ली। और जब इसने किसको? पानीपत को जीता, और सिल्वर कॉइंस जो थे वो कहां पर चलवा दिए थे? वो चलवाए थे इसने काबुल में। काबुल में सिक्के चलवाने के बाद इसने काबुल के प्रत्येक व्यक्ति को एक एक चांदी का सिक्का वो गिफ्ट कर दिया था, भेंट कर दिया था। तो वहां के लोगों ने इसको दाता कहा, और जिस कारण इसका नाम रखा गया कलंदर। तो वहां के लोगों ने इसको क्या कहा गया था दोस्तों? कलंदर कहा था। ये बात आपको याद रखनी है। इसने अपनी जो राजधानी है वो आगरा में बनाई। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि इसने अपनी राजधानी कहां पर बनाई थी? आगरा में। चलिए, ये यहां तक इसने जो है तब तक पूरे जश्न चले, और जश्नवश चल कर गए ये, क्योंकि दिल्ली गद्दी पर बैठ चुका था। दिल्ली पर एक नया शासक जो कि बाबर था वो कायम हो चुका था। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा जश्न वगैरह हुए, लेकिन जश्न से निपटने के बाद शांति वाला एक दिन था, और बाबर को याद आया कि उसका एक मित्र है जिसका नाम क्या है? राणा सांगा। अब ये वही राणा सांगा है जिसने कि वादा करा था किससे? बाबर से, जो वादा किया था कि मैं अपनी सेना लेकर के आऊंगा और तेरा साथ दूंगा। कब? जब तू ये पानीपत की पहली लड़ाई लड़ेगा। लेकिन वो आया नहीं था, तो कि इसके याद आया कि चलो उससे मिलने के लिए चलते हैं। तो ये किससे मिलने के लिए गया? 1527 में खानवा का युद्ध करने के लिए। किसके साथ में? राणा सांगा के साथ में। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, 4 युद्ध लड़े हैं इसने, बड़े इंपॉर्टेंट। कौन कौन से? एक तो पानीपत का युद्ध, एक खानवा का युद्ध हो गया, एक आपका चंदेरी का युद्ध हो गया, और इसके अलावा एक इसने कौन सा युद्ध लड़ा था दोस्तों? एक इसको बिल्कुल ट्रिक से याद रख सकते हो आप। देखो क्या ट्रिक है? पानी पीकर खाना खाया, खाना खाकर चांद देखा, चांद देखकर घर गया, और घर जाकर मर गया। आपको लगा होगा ये क्या लिख रहा हूं मैं? तो दोस्तों इसकी एक कहानी ये है। देखो, पानीपत का पहला युद्ध, फिर खाना का मतलब हो गया खानवा का युद्ध, तीसरा चंदेरी का युद्ध, और चौथा जो हुआ था वो आपका घग्गर का युद्ध हुआ था। ये आपको याद रखना है दोस्तों। और फिर उसके बाद ये मर जाता है। तो मर जाने का कब, कैसे, इनका क्रम कैसे याद रहता है? 1526 में आपका पानीपत का युद्ध, 1527 में यह आपका होता है खानवा का युद्ध, 1528 में यह आपका होता है चंदेरी का युद्ध, और फिर आपका 1529 में यह होता है आपका घग्गर का युद्ध, और फिर 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या बात याद रहेगी आपके? पानी पीकर खाना खाया, खाना खाकर चांद देखा, चांद देखकर घर गया, और घर जाकर मर गया। तो ये बात आपको ऐसे करके याद रखनी है। इससे आपको ये ट्रिक से याद भी रहेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपके ऐसे करके ये बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए, खानवा पे थे हम। तो खानवा का युद्ध लड़ा इसने किसके साथ में? बाबर के और राणा सांगा के बीच में हुआ। और ध्यान रखना इस टाइम पर क्या हुआ। अब जैसा कि आप जानते हो, ये जो राणा सांगा था इसके पास सेना बड़ी तगड़ी थी, और बाबर के पास इतनी तगड़ी सेना नहीं थी। इसके पास तोप के गोले तो थे, बारूद भी था, सब कुछ था, लेकिन सेना बहुत ज्यादा तगड़ी नहीं थी इसके पास। तो ऐसी स्थिति में ये एक नारा लगवाता है, जिहाद का नारा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाबर जो है वो आता है अपने सैनिकों के पास, और सैनिकों को बोलता है कि ये जो लड़ाई है वो धर्म की लड़ाई है। मोटिवेशनल स्पीच जो है वो किनके सामने प्रस्तुत करता है? ये अपनी सेना के सामने प्रस्तुत करता है, जिसको जिहाद का नारा लगवाता है। बोलता है कि हमारे लिए धर्म सबसे पहले है, बिना धर्म के हम कुछ नहीं कर सकते। जिहाद का मतलब होता है, ये जिहादी लोग होते हैं, इनको कहा जाता है कि जो गैर मुसलमान होंगे उनसे कभी हारना नहीं है, उनको कभी जिंदा नहीं छोड़ना है, गैर मुसलमानों को। तो ये होता है जिहाद के अंदर। तो ऐसी बात जो है वो किसने कही थी? बाबर ने कही। और
अपनी सेना में वो जो जोश था वो डाल दिया, उनके खून को बिल्कुल उबाल मारने लगा, और जब लड़े वो तो फिर उन्होंने युद्ध जीत लिया। किससे युद्ध जीत लिया था? राणा सांगा को यहां पर हरा दिया था। और फिर जब यह जीत चुका था तो इसने एक उपाधि और धारण करी, तो वो थी गाजी की उपाधि। तो अब तक 3 उपाधियां मैंने आपको बताई। एक तो बादशाह की उपाधि, दूसरी दोस्तों मैंने आपको बताई कि इसने कलंदर की उपाधि भी ग्रहण करी, और तीसरी इसने यहां से अब गाजी की उपाधि भी ले ली। अब 1527 और 28 में, 1527-28 में दोस्तों ये बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाता है अयोध्या में। वही बाबरी मस्जिद जिसके पीछे विवाद चल रहा था, और अभी जो है वहां पर राम मंदिर बन रहा है दोस्तों। तो राम मंदिर जो है वो कहां पर बन रहा है? अयोध्या में बन रहा है। और कौन सी नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे पर अयोध्या है, ये आपको ध्यान रखना है अच्छी तरह से। और यहां पर जो है वो बाबरी मस्जिद उस टाइम पर किसने बनवाई थी? ये आपके बाबर ने बनवाई थी दोस्तों। और इसका सेनापति कौन था? मीर बाकी। तो अगर पूछा जाए कि किसने बनवाई थी, बाबर ने तो ऑर्डर दे दिया किसको? अपने सेनापति को। सेनापति का नाम था मीर बाकी, और मीर बाकी ने बनवाई थी ये कौन सी? बाबरी मस्जिद। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। खैर, उसके बाद 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। उससे पहले के 2 युद्ध हमने अभी जो छेड़े हैं उसके बारे में हम चर्चा अगली वीडियो में बताएंगे आपको, नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में पता चलेगा। तब तक के लिए जारी रहेगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है, और आपको कुछ इतिहास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण चीजें लग रही हैं, तो दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और वीडियो को लाइक करते रहना है। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।